Hello everyone, welcome to my channel. This is the third part of the chapter Chemical Kinetics, and today we are going to study about the factors affecting the rate of reaction. There are so many factors, but we are going to study only 5 or 6 factors which are very important for the rate of reaction. So first factor is nature of reactant. Okay, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मीन्स जो दो स्पीशीज़ हैं आपकी जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनका नेचर कैसा होगा, क्योंकि उनके नेचर पे ही डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना तेज़ी से बनेगा. ओके, जितना तेज़ी से प्रोडक्ट बनेगा उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ओके, अगर हम फेजेस की बात करें तो उसमें आते हैं आपके 3 फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सेम फेज में रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा एंड डिफरेंट फेजेस होंगी तो रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा इन कंपैरिजन टू दी सेम फेज में. फेस मतलब जैसे सॉलिड है, सॉलिड देखिए, सॉलिड में मैं आपको बताती हूँ, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो यहाँ पर इनको रिएक्ट कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है सब बहुत पास पास हैं. लिक्विड के केस में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो इनमें रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है. एंड गैसेस में तो बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है रिएक्शन की वो गैसेस में होती है. और अगर गैस दोनों ही रिएक्टेंट या सिंगल रिएक्टेंट गैस होगा तो वो रिएक्शन आपका ज़्यादा फास्ट होगा. देन लिक्विड एंड देन सॉलिड लास्ट में, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है. तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर फेज़ जो होगा वो हमारा फेज़ सेम होगा तो रिएक्शन उतनी ही तेज़ी से होगी और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और भी ज़्यादा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स में आपके जैसे आ गए आयनिक कंपाउंड्स हो गए, कोवेलेंट कंपाउंड्स हो गए. आयनिक कंपाउंड्स में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स का एक्सचेंज होता है सिंपली. ओके, सपोज ये है एग्जाम्पल लिखा हुआ है AgNO3 NaOH. मैं आपको वो रिएक्शन करके दिखाती हूँ. Ag प्लस में होता है NO3 माइनस में, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है. तो सिंपल यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा और ये हो जाएगा. ओके, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा AgOH प्लस NaNO3. यहाँ पर सिंपली आयंस का एक्सचेंज हो गया और आपका प्रोडक्ट बन गया विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा. सिंपल आयंस का एक्सचेंज हो गया एंड प्रोडक्ट आपको मिल गया. क्योंकि काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि कितना क्विक हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो गया. ओके, वहीं हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड में से एग्जांपल है अमोनिया की फॉर्मेशन का. हाइड्रोजन 3H2 प्लस N2 विल गिव 2NH3. तो इस केस में क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन में, ठीक है. नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है. अब इनके बीच में रिएक्शन होने से पहले इनके आपस के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, तब जाके रिएक्शन होगा. तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर रिएक्शन में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस जगह पे, ठीक है. बॉन्ड को ब्रेक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. दैट इज़ वाई जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू दी आयनिक कंपाउंड्स. ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर मिक्सचर्स की बात करें तो 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स.
तो सिंपली जैसे हमने कहा था सेम फेज़, जैसे फेजेस की बात हुई थी तो सेम फेज़ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगा। सिमिलरली जैसे अगर होमोजीनस मिक्सचर है तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, एंड हेट्रोजीनस है, दो डिफरेंट फेजेस हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अगर कंपाउंड आपका स्टेबल ही है तो वो रिएक्ट ही क्यों करेगा, जैसे आपके नोबल गैसेस हो गई, नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो नोबल गैसेस आपकी रिएक्ट ही नहीं करेंगी तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, तो ऐसे केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा। ओके, ये फैक्टर क्लियर हुआ। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम फिर से समराइज करते हैं, सेम फेज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में रेट ऑफ रिएक्शन इन कंपैरिजन टू द कोवलेंट कंपाउंड्स, आयनिक में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, होमोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर आपका जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो अगर आपका स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ओके, और यहाँ पर एक और इसका लिखा है हमने, स्टेबल प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा। मीन्स अगर आपका स्टेबल प्रोडक्ट बना है, मीन्स जल्दी से प्रोडक्ट बना है। जल्दी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब आपका रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा, जितना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा वो उतनी तेज़ी से रिएक्ट कर ले जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल प्रोडक्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, मीन्स रिएक्शन आपका फास्ट हुआ है, रिएक्टेंट अनस्टेबल था। इस केस जब आपका स्टेबल प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्टेंट कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, इसलिए आपकी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। मैंने शॉर्ट में हर जगह पर लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन को ROR, तो डोंट गेट confused that what is ROR. okay, this ROR is rate of reaction. ओके, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कर लीजिए जब आप वो बनाते हैं, लेमन शेक बनाते हैं जिसमें आप शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर जो क्यूब्स होते हैं, जब एक आप 2 ग्लास लीजिए जिसमें आप शुगर क्यूब्स डालिए। जैसे आपने इसका एक एग्जांपल देखना है तो आप इसे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ये आपने ग्लास लिया है, 2 ग्लास लिए हैं, ओके, 2 ग्लास लिए हैं। इस ग्लास में आपने शुगर क्यूब्स डाले, यहाँ पर हम शुगर के क्यूब्स डालेंगे, ओके, जो क्यूब्स होते हैं शुगर के, और इस ग्लास में हम पाउडर्ड शुगर डालेंगे, पाउडर्ड शुगर डालेंगे, ओके, और इसको डिज़ोल्व करेंगे। तो कौन सी ज़्यादा फास्ट डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर, सारी पाउडर्ड में, क्योंकि जितना ही वो फाइन हो गया, जो क्यूब्स हैं जितने ही वो फाइन हो गए उनको उतना ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया रिएक्शन करने के लिए, और वो तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, वो तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द क्यूब्स। ओके, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही तेज़ी से रिएक्शन करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट होगा। यहाँ पर ये सिंपल एग्जांपल है फाइन शुगर्स और शुगर क्यूब्स का। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड इज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब लाइट की क्या इंटेंसिटी है, देखिए सारे रिएक्शंस तो लाइट की प्रेजेंस में नहीं होते हैं, बट कुछ रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री में ऐसे जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो कि लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे केस में अगर लाइट ज़्यादा होगी, यानी इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेज़ होगा। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो आप पढ़ते आए हैं, H2 plus Cl2 will give 2HCl। ठीक है, ये एग्जांपल है
फोटोकेमिकल रिएक्शन का। तो सिंपल, हम यहाँ पर आपको पता है ये रिएक्शन आपकी एच न्यू की प्रेजेंस में होती है। तो जितना ज़्यादा हम लाइट डालेंगे उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट इज़ कैटलिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, हम आगे इस चैप्टर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। कैटलिस्ट होता क्या है? ओके, कैटलिस्ट आपने पढ़ा है, कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, कई तरह के कैटलिस्ट होते हैं, कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। बट हम यहाँ पर नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट को लेकर बात करेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता रिएक्शन में, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, या हम सिंपल वर्ड में बोलें तो कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। ओके, यहाँ से एक वर्ड आता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम EA से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अब ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ओके, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, सपोज यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, ये आपका एक रिएक्टेंट है, R इज द रिएक्टेंट, ओके, एंड P इज योर प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एक सर्टेन P के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये चीज़ जो एनर्जी है, ये है, ये जो एनर्जी होती है, दिस एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मीन्स ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई, मीन्स कि अब जो आपका रिएक्टेंट है वो इस एनर्जी को ना लेकर इतनी कम एनर्जी में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। रिएक्टेंट एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन पीक पर जाने के बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके बाद आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जब इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट कम कर देता है तो आपका जो रिएक्टेंट होता है वो उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट? Catalyst decreases the activation energy and the rate of reaction increases. Rate of reaction बढ़ जाता है। ओके, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट क्या करता है, ये सपोज कर लीजिए ये एक बैरियर है, इसको रिएक्टेंट क्रॉस करेगा तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो आपका कैटलिस्ट है वो इस बैरियर को कम कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम आगे अर्हेनियस इक्वेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, ये हमेशा होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे सबसे पहले पढ़ा था, अर्हेनियस ने बताया था, और उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो कि इक्वेशन है K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस ई ए बाय RT। यहाँ पर K क्या है, रेट कांस्टेंट, A इज द अर्हेनियस कांस्टेंट, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। इस इक्वेशन को आप डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे।
तो फिलहाल के लिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, विच इज़ एक्सप्लेन बाय द अर्हेनियंस इक्वेशन. Okay, and lastly the most important factor, that is the concentration of reactant. Always in general, rate of reaction increases on increasing the concentration of reactant. जनरली हमेशा ऐसा होता है कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. जनरली ऐसा होता है, बट कभी कदार ऐसा होता है कि वो नहीं भी बढ़ता है, या कभी कदार ऐसा भी होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का पर कोई भी इफेक्ट, मतलब दोनों में आपस में कोई तालमेल ही नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका. ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ. क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट पे, इसे एक्सप्रेस किया गया है इन फॉर्म ऑफ रेट लॉ. रेट लॉ क्या कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n. रेट लॉ के अकॉर्डिंग rate is directly proportional to the concentration raised to the power n, where n is the order of reaction. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिटेल में. फ़िलहाल के लिए ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जनरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. कितना बढ़ता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n. ये एक्सप्लेन किया गया था रेट लॉ में, और रेट लॉ आपका ये है अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि रेट लॉ क्या है, इसे कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी. ओके, थैंक यू.